मान लीजिए वो खाड़ी देशों का युद्ध बढ़ता है तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे? स्टॉक मार्केट जो है वो हिस्ट्री पे नहीं चलता है, वो फ्यूचर देखता है। अगर आम आदमी की जिंदगी को फ्यूचर में आप दिखा सके कि इस युद्ध के बढ़ने के बाद एक साधारण इंसान जो मध्यम वर्गीय परिवार का है, जो गरीब है, उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? तो क्या लगता है कि आपको ये महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव पे भी ईरान और इजराइल बम फोड़ने वाले हैं? जो आप जैसे लाडली बहना था जो लाभान्वित हो रहे होंगे, उनके दिमाग में इतनी लंबी चीजें आती होंगी या वो तत्काल देखते होंगे नहीं हमें मिल रहा है पैसा चलो देखिए, वोट कर। आज की डेट में लोग जो है बड़े बुद्धिमान हो गए, पैसे भी ले लेते और वोट भी नहीं डालते। अब ब्लड ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं शिंदे साहब का, इतने सपने देख रहे हैं वो दोबारा, तो आप उनको फिर से एक बियावान जंगल में भेजने की बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईरान ने इजराइल पर बम फोड़े, इजराइल कह रहा है हम बदला लेंगे। दोनों गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, लेकिन हालत पतली होने वाली है मेरी और आपकी। शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, बहुत बुरी तरह धड़ाम हो गया। मजे की बात यह, हमने 72 घंटे पहले अपने शो में बता दिया था कि भाई शेयर मार्केट से दूर रहिए, शेयर मार्केट धड़ाम होने वाला है। और वही हुआ, नतीजा वही हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी बुरी खबर भाजपा के लिए है। युद्ध अगर बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी, तेल महंगा होगा, आपकी गैस का सिलेंडर धड़ाम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव सिर पर है। महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की बैंड पहले ही बजी हुई है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है इससे पार कैसे पाए। गडकरी कभी सरकार को भी विश कन्या बता देते हैं, कभी कहते हैं सरकार से दूर रहो। और अगर ये महंगाई का तड़का और बढ़ गया तो बीजेपी की बैंड बजेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी जो गेम खेलना चाह रही है उसमें पिट रही है। और 15 अक्टूबर तक चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। ईरान इजराइल इजराइल से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तक का बहुत बढ़िया विश्लेषण करेंगे आज राजीव रंजन जी के पास चलकर। राजीव रंजन बेहतरीन पत्रकार हैं, बिजनेस पत्रकार हैं और राजनीति की भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। चलते हैं सीधे महाराष्ट्र और राजीव रंजन जी से आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी लगेगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। गजब के आप बिजनेस रिपोर्टर हो, मान गए मैं आपको। क्या बिजनेस की जानकारी है? 1 अक्टूबर को कह दिया था कि युद्ध हो रहा है भैया, जरा दूर रहो शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट गोता खा सकता है, दूर रहना। और आज वाकई में रिकॉर्ड तरीके से शेयर बाजार गिरा है और लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं निवेशकों के। लेकिन राजीव भाई की बात जिन्होंने सुनी होगी और वो जो शेयर खरीदने से बचे होंगे आज, वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि 4 PM चैनल इकलौता ऐसा चैनल है जो सिर्फ आपको दिन भर यही नहीं बताता रहता कि मोदी ने क्या कहा, राहुल ने क्या कहा, बल्कि आपको बताता रहता है कि आपकी जेब में जो माल रखा है, जो जेब में पैसे हैं, वो कब लगाएं और कब नहीं लगाएं। ये किसी भी बिजनेस पत्रकार की जो एक लंबी चौड़ा अध्ययन होता है, ये उसका नतीजा होता है। और जिन जिन के पैसे बचे हैं, आज बहुत सारे झोलावर बचे हैं, वो एक एक बेसन का लड्डू मेरा नाम आवंटित कर दीजिएगा, एक लड्डू जरूर भिजवा दीजिएगा कि कम से कम 4 PM में आधा लड्डू राजीव भाई खाएंगे, आधा लड्डू मैं खाऊंगा, कि कम से कम 4 PM सुन के इतने सारे पैसे बच गए। तो मैं थोड़ा सा सुनवाता हूँ कि दर्शकों को कि अब से 48-72 घंटे पहले जो आज मार्केट धड़ाम हुआ है, उससे कितने दिन पहले राजीव जी ने क्या कहा था हमारे शो में। शायद ये 1 अक्टूबर का दिन था। पहले वो सुनते हैं और फिर आपके पास में आता हूँ, राजीव जी से बातचीत करता हूँ। सुनिए उस दिन राजीव ने क्या कहा था। अच्छा, ये जो जिस तरह से आज मिसाइलें दागी गई हैं, जिस तरह से अमेरिका ने कहा है, आपको क्या लग रहा है कल जब भारत का शेयर बाजार खुलेगा तो शेयर बाजार पे इस युद्ध का क्या असर होगा? बहुत ही नेगेटिव असर होगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 88% ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो यदि एक बार क्रूड के प्राइसेस तेजी से भागने लग गए ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसका इंपैक्ट सभी पे आएगा। क्योंकि सब्जी हो, कुछ कोई भी चीज हो, फल हो, चावल हो, गेहूं, कुछ भी हो, वो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है, ट्रक के द्वारा ही मोस्टली लॉजिस्टिक्स होती है। तो लॉजिस्टिक के प्राइसेस बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है लोहे से लेके तो अनाज तक सब में आपको उसका इंपैक्ट नजर आएगा। और शेयर प्राइसेस क्या है? शेयर प्राइसेस कंपनीज के प्रॉफिट पर डिपेंड करती हैं। जब कंपनीज का कॉस्ट बढ़ गया, लॉजिस्टिक में वो ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट जो है वो श्रिंक होगा, वो कम होगा। प्रॉफिट जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइसेस नीचे आएंगे। तो यदि ये वॉर लंबा खींचा
तो संजय जी, मैं आपके दर्शकों को यही सुझाव दूंगा कि शेयर मार्केट से दूर रहें अभी फिलहाल, क्योंकि ये समय ठीक नहीं है, बहुत वोलेटाइल स्थिति है, बहुत वोलेटाइल समय है। सोच समझ के शेयर मार्केट में पैसे, नए पैसे डालें। तो राजीव जी, हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, गजब भविष्यवाणी थी आपकी। लेकिन वाकई में ये जैसे युद्ध बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों को डर बढ़ रहा है कि अगर यही हाल रहा, इस तरह से बाजार नीचे आया, तेल के दामों में, कीमतों में बढ़ोतरी की सूचनाएं आने लगी, तो भारत में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भाई पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो सब्जी मंडी महंगी हो जाएगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, दाल चावल महंगे हो जाएंगे। लेकिन विस्तार से आप समझा सकते हैं, मैं तो थोड़ा मोटा मोटा, चूंकि मैं बिजनेस का पत्रकार नहीं हूं, लेकिन आप बिजनेस में आपने बहुत स्टडी करी है, ढेर तो किताबें पढ़ते रहते हैं आप, तो जरा मुझे समझा दीजिए हाँ, कि क्या असर होगा, और ये युद्ध बड़ा जो इसकी बढ़ने की उम्मीद लग रही है, तो क्या होगा असर भारत के आम आदमी पे इसका, और अब क्या करना चाहिए भारत के आम आदमी को? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके 3 रीजन है। तीनों रीजन मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आपके प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूं कि क्या करना चाहिए। तो पहली बात, दूरी बना लीजिए, क्योंकि वैल्यूएशन जो है अभी बहुत हाई है। उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए जो है, कंपनीज को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और कंपनीज अच्छा परफॉर्म कब करेंगी? जब इकोसिस्टम जो है, जहां पे वो व्यापार करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, वो स्टेबल रहे। आज की डेट में इकोसिस्टम जो है, ग्लोबल इकोसिस्टम, वो स्टेबल नहीं है। अमेरिका के पोर्ट्स में बहुत 18 पोर्ट्स पे जो है, आप भारत में न्यूज दिखाई नहीं जा रही है, 18 बड़े पोर्ट्स पे वहां पर हड़ताल हो गई है, 18 बड़े पोर्ट्स पे। और वो पोर्ट्स है जहां से भारत को इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं, क्रूड भी आता है, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अमेरिका जैसे देश में हड़ताल होना एक बहुत बड़ी बात है। और ये न्यूज एकदम मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब मीडिया, कहीं पे भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा। शायद यूट्यूब पे मैं ही, अपने हिंदी चैनल पे शायद मैं ही इस चीज को बता रहा हूं आप लोग को। अमेरिका में जो पोर्ट्स पे जो स्ट्राइक हुई है, उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। और इंडिया का बहुत माल एक्सपोर्ट भी होता है अमेरिका, और इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और ये ठीक है, हड़ताल हुई क्यों हुई है? हड़ताल कारण क्या है? हड़ताल के कई रीजंस हैं। पोर्ट में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी काफी सारी डिमांड्स हैं, उनके बेसिक इनकम से लेके तो सुरक्षा से लेके कई तमाम चीजें हैं। पर लोग जो है, वो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि इलेक्शन के पहले एक स्टंट किया जा रहा है, सो दैट एक पर्टिकुलर पार्टी को उसका फायदा मिले। अब क्या सच्चाई है जो ग्राउंड लेवल पे वहां अमेरिका में है, वही बता पाएगा। पर हम वही बता रहे हैं जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हुई। परंतु जो आपने पूछा कि भाई मार्केट क्या रुख ले सकता है और भारतीय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में मार्केट गिरेगा। उसके 3 बड़े रीजन है। एक, अमेरिका के पोर्ट का तो मैंने जो बताया, उसके अलावा 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम बड़ा वोलेटाइल हो गया। रशिया यूक्रेन में इतने दिन से वॉर चल रही है, और अभी मिडिल ईस्ट में भी हमने देखा, ईरान और इजराइल के बीच में जो टिफ है, जो स्किर्मिशेस है, वो बढ़ रहे हैं। और ये कभी भी वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। तो ये जब कभी भी युद्ध की स्थिति मिडिल ईस्ट में आएगी, तो पूरे वैश्विक स्तर पे जो ऑयल जो है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। साथ ही जो अमेरिका के पोर्ट्स में जो स्ट्राइक हुई है, उसके कारण भी ऑयल का जो, अमेरिका भी नेट एक्सपोर्टर हो गया है, तो ऑयल को जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें, और दूसरे जो खनिज पदार्थ एक्सपोर्ट करता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जब कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो कंजम्पशन है, उन कमोडिटीज का सेवन करना जो है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे जिस भी तरीके का हो, वो कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंजम्पशन कम इसीलिए होगा क्योंकि प्राइसेस ऊपर बढ़ गए। तो जो मेरे और आपके ऊपर में चीज लागू होती है, वही तो कंपनीज पे भी लागू होती है। कंपनीज भी अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक काफी खर्चे करता है। इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट 28% है टोटल किसी भी प्रोडक्ट के बनाने के कॉस्ट का, 28%। और गडकरी साहब यही हमेशा बोलते हैं कि मेरा एम है कि 28% से 11-12% तक लेके इसको आया जाए। तो लॉजिस्टिक बहुत बड़ा एक कॉस्ट है, और अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़े तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये पहली चीज हुई।
स्किर्मिश का, जैसे मैंने लास्ट आपको 2 एपिसोड से बता रहा हूं कि इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडिया का कंजम्पशन 4.5 मिलियन बैरल पर डे है कंजम्पशन ऑयल का, इसमें 90% इंपोर्ट करता है, यानी लगभग 4 मिलियन पर बैरल पर डे का इंपोर्ट है। अगर $10 भी प्राइस बढ़ता है, $70 से $80 भी हो जाता है, तो आप समझिए $40 मिलियन का अतिरिक्त भार जो है वो पड़ेगा इंडिया के गवर्नमेंट के उस पे। और गवर्नमेंट ने अगर कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया पूरा ही, तो ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर भागेंगे। तो इस कारण से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने के कारण मेरा ये मानना है कि कंपनीज का आने वाले दिनों में रिजल्ट जो है वो आने वाले दिनों में रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहेंगे अगर ये बात हाथ से निकल गई तो। शेयर प्राइसेस इज नथिंग बट ऑल अबाउट कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट कितना बनाती है उसी पे डिपेंड करता है कि शेयर प्राइसेस आगे कैसे मूव होंगे। और हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो हिस्ट्री पे नहीं चलता है, वो फ्यूचर देखता है। हमें आगे भविष्य में जीना है, ना कि हमें अतीत में जीना। अतीत तो हो गया, ठीक है, तो भविष्य में कैसे प्रॉफिट बनेंगे कंपनीज के, वो डिफाइन करते हैं कि स्टॉक प्राइसेस किस तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। यदि प्रॉफिट कम बनेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि स्टॉक प्राइसेस भी नीचे आएंगे। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि स्टॉक प्राइसेस बहुत कुछ जो है वो लिक्विडिटी सिस्टम में कितनी है, सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज कैसी है मॉनेटरी, इस पे डिपेंड करता है। अभी तक आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया और हम सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम करेगा और इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। मुझे अब वो चांसेस, ये यदि वॉर हो जाता है और इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है, तो मुझे दिखता है कि ये एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यदि मॉनेटरी पॉलिसी भी ऐसी रही है, टाइट हुई, तो स्टॉक मार्केट बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपके पास में लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी रहेगी तो ही आप आगे जो है वो मतलब लिवरेज करके, उधार लेके, लोन लेके स्टॉक प्राइसेस में एक्शन कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो सेबी ने जो 2 दिन पहले डिसीजन लिया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट जो है, उस मार्केट को काफी स्ट्रिक्टली जो है रेगुलेट करने की बात कर रही है सेबी। तो अगर ये रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो बेरोजगार युवा जो 10-10, 15-15 हजार का जुआ रोज खेल रहे हैं, वो खेलना बंद हो जाएगा। ये मार्केट को बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर से मिल रहा है। वो रिटेल इन्वेस्टर, यदि मार्केट 2-4 हजार पॉइंट गिरा, तो सबसे पहले छोड़ के भागने वालों में से रिटेल इन्वेस्टर ही रहेंगे। निफ्टी अगर 2000 से 4000 पॉइंट गिर गया, तो आप देखिए जो म्यूचुअल फंड में सिप आ रहा है और सारी चीजें आ रही है, इसका फ्लो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो एक रिटेल का कुशन जो मिल रहा था, वो कुशन मिलना बंद हो जाएगा। अभी तक इस साल की शुरुआत से एफआईआई जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने बिकवाली की है स्टॉक की, जबकि जो डीआईएस है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, एलआईसी टाइप, इन्होंने खरीदारी की और रिटेल इन्वेस्टर ने, इसीलिए मार्केट बचा हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, चाइना ने रिसेंटली $550 बिलियन अनाउंस किया है कि वो लिक्विडिटी अपने सिस्टम में डालेगा। संजय जी, $550 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और पिछले एक हफ्ते में चाइना के मार्केट में एकदम आग लग गई है, रॉकेट पे भाग रहा है, 30% मार्केट ऊपर चला गया है। हैंगसेंग भी जम के, हांगकांग का भी मार्केट जो है जम के भागा है। तो ये जो चाइना का मार्केट में एकदम से जो उफान आ गया है, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम स्टिमुलस देंगे, उसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे एफआईआईएस जिन्होंने सोचा था कि हम इंडिया में पैसे डालेंगे, वो एफआईआईएस अब अपना पैसा इंडिया से हटा के अमेरिका, अपना चाइना की तरफ कर रहे हैं। क्रिस वुड करके बहुत बड़े एक एनालिस्ट हैं जेफरीज के, उन्होंने आज ही 1% इंडियन अपना मॉडर्न पोर्टफोलियो में से इंडिया का पोर्टफोलियो 1% से कम किया, और चाइना का वेटेज 2% बढ़ा है, इंडिया का वेटेज 1% कम किया। तो ऐसे बड़े बड़े जितने भी एनालिस्ट है, फंड मैनेजर्स हैं, वो इंडिया का वेटेज कम करेंगे, क्योंकि इंडिया पिछले 3-4 साल से बहुत तेजी से भागा है, और चाइनीज मार्केट की तरफ अब ये पैसा जो है ये आने वाले दिनों में शिफ्ट हो सकता है। जी संजय जी, इससे महंगाई का क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए वो खाड़ी देशों का युद्ध बढ़ता है, तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, तेल सब्जियों के दाम बढ़ेंगे? क्या लग रहा है फ्यूचर में, आप अगर आम आदमी की जिंदगी को फ्यूचर में आप दिखा सके कि इस युद्ध के बढ़ने के बाद
एक साधारण इंसान जो मध्यम वर्गीय परिवार का है, जो गरीब है, उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल महंगाई का बहुत करारा तमाचा पड़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए खाने पीने की चीजों से लेके तो फल सब्जी से लेके तो लोहा लंगड़ सीमेंट ईटी गिट्टी सब जो है सब तो ट्रांसपोर्ट होता है ना, कुछ भी मिलता नहीं है, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह उसको लेके जाया जाता है। जब ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ये लॉजिस्टिक का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है, जो पहले 10 रुपए केजी सब्जी बिक रही थी वो 20 रुपए केजी बिकेगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसी नंबर। तो ये कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे ही ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नजर आएगा सारी चीजों पे, खाने पीने की चीजों से लेके तो बड़ी बड़ी मशीनरी सीमेंट लोहा सब पे इसका असर नजर आएगा। देखिए संजय जी, आपको थोड़ा सा मार्केट ऑयल का समझना पड़ेगा। यदि आपको यह समझना है कि ऑयल का मार्केट पे कैसा असर पड़ेगा, कैसा पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए क्या ईरान जो है 4-4.5 मिलियन पर बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, जो 4 से 4.5% के बीच में है वर्ल्ड के कंजम्पशन का। परंतु स्वेज कैनाल, जहां से मतलब आप समझिए कि 20-25% जो है क्रूड जो है 30% क्रूड वहां से पास होता है जो एशिया की तरफ में आता है। जापान बहुत बड़ा इंपोर्टर है, चाइना इंपोर्टर है, इंडिया इंपोर्टर है। तो ये जो है ये वहां से बहुत बड़ी मात्रा में आता है। एक तो रशिया से पाइपलाइन जाती है जो चाइना में जाती है, और दूसरी जगह एक पाइपलाइन जो है वो इंडिया की तरफ भी बनाने की ईरान से बात चल रही थी। तो ये सारी चीजें जो रशिया से प्रोवाइड कर रहे हो तो स्टेबल रहेगा, ठीक है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान से जो ऑयल आ रहा है वो स्टेबल रहेगा, परंतु जो इधर से सी रूट से आने वाला है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस वॉर के, ये जो भी वॉर में कन्वर्ट यदि हो जाता है तो। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडिया जो है, ये इंडिया हुआ या जापान हुआ, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं ऑयल खरीदने के लिए। जैसे सऊदी अरेबिया से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया या इराक से किया, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो 5 से 10 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, और उसमें एक बैंड में प्राइस डिसाइड होता है जो हर साल रिन्यू होता है। तो जैसे मान लीजिए $70 से $80 का बैंड है, तो अगर 70 से नीचे भी चला गया ऑयल तो इंडिया को 70 पे ही मिलेगा, 80 से ऊपर भी चला गया तो 80 पे ही मिलेगा। पर भारत सरकार सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं करती है, वो बहुत सारा जो ऑयल है वो स्पॉट मार्केट से खरीदती है, यानी जहां पे ऑयल की रिफाइनिंग हो रही है, जहां से ऑयल निकल रहा, क्रूड निकल रहा, वहां से परचेस करना। ये जो स्पॉट प्राइसेस हैं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कमोडिटी मार्केट का जो है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हुआ, आइस हुआ, नाइमेक्स हुआ, यहां पे जो प्राइसेस चल रहे हैं उससे बहुत कुछ जो है प्रभावित होता है, स्पॉट प्राइस जो है, ठीक है। एक मैंने कल आपको किताब दिखाई थी द वर्ल्ड फॉर सेल करके। इस किताब के अंदर में लिखा हुआ है कि 25-30% जो ऑयल का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ट्रेडिंग के कारण है। ट्रेडर्स जो है वो जानबूझ के प्राइसेस को ऊपर रखते हैं ताकि उनको फायदा हो। तो ये जो ट्रेडिंग है इसके ये प्राइसेस को ऊपर खींच के लेके जाएंगे। अगर प्राइस $1 बढ़ना चाहिए तो $5 बढ़ा के लेके जाएंगे आपस में एक दूसरे से ट्रेड करके। इसके कारण क्या होगा, इसका इंपैक्ट जो है स्पॉट प्राइसेस पे पड़ेगा और इंडिया के जो इंडिया ऑयल मंगा रहा है उसके ऊपर भी पड़ेगा। ऊपर से कल मैंने एक और बात बताई थी जो फिर दोहराना चाहता हूं कि वर्ल्ड की ऑयल की ट्रेडिंग में 5 बड़े सिर्फ हाउसेज हैं जो 25% वर्ल्ड का जो ऑयल जो है उसके ऊपर में उनका अधिकार है, और वर्ल्ड का 16% ऑयल जो है 7 बड़ी ऑयल एक्सप्लोरिंग प्राइवेट कंपनीज जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो ये 25% ट्रेडिंग और 16% जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो है, एक्सॉन हो गया, आपका बीपी हो गया, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, मैराथन हो गया, टोटल हो गया, ये जो है 16 से 18% टोटल ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी 16 से 18 मिलियन बैरल पर डे, ये सिर्फ ये 7 कंपनीज करती है। तो ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए जो है आपको दिखेगा कि ये भी प्रोडक्शन प्राइस, अपना जो प्राइसेस है, सेलिंग प्राइसेस, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये ऑयल का मार्केट समझना जरूरी है असर को समझने के लिए। और इंडिया जो है, हम लोग जो है लाचार हैं क्योंकि हम 90% जो है ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास अपना कुछ ऑयल है ही नहीं। तो हम ये ट्रेडिंग हाउसेस पे डिपेंडेंट है, कंपनीज पे डिपेंडेंट है, ये गल्फ की कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। आपके दर्शकों को ये पूरा समझने की जरूरत है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है।
इस बीच में पॉलिटिकल अगर हम इसके मतलब निकालें तो बीजेपी के लिए बड़ी खराब खबर है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के चुनाव लगभग 15 अक्टूबर से पहले डिक्लेयर हो जाएंगे और अगर ये महंगाई बढ़ती है, किसी को समझ में नहीं आएगा कि ईरान ने बम फोड़ दिए और वो इजराइल ने बम फोड़ दिए। वो तो कहेगा कि भैया कल मैं जा रहा था तो मेरा 70 रुपए में टंकी में इतना रुपए आज पेट्रोल आ जा रहा था, आज गया तो 100 रुपए में आ रहा है। सिलेंडर इतने रुपए मिल रहा है, अब इतने रुपए मिल रहा है। सब्जी जो है 4 रुपए किलो थी, अब वो 40 रुपए किलो हो गई। ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ मैं, इस तरह की बातें होंगी। तो कोई ईरान इजराइल पर नहीं जा रहा, सब तो तत्काल देखेंगे, तत्काल महंगाई बढ़ गई है। तो क्या लगता है कि आपको ये महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव पे भी ईरान और इजराइल बम फोड़ने वाले हैं? इसका तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ही, क्रूड प्राइसेस यदि ऊपर जाते हैं। पर उससे बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र की यदि बात ले संजय जी, तो महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सेल्फ गोल कर दिया है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है जोर से उन लोगों ने। कारण क्या, मैंने शायद 2-3 हफ्ते पहले या 1-2 हफ्ते पहले बताया था कि महाराष्ट्र का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो है सरकार का, वो 5 लाख करोड़ के आसपास में है। 5 लाख करोड़ में से आप सोचिए, लाडली बहन योजना पे 45,000 करोड़ का खर्चा होने वाला है, जो इन्होंने योजना निकाली है सालाना। ठीक है, उसके अलावा फुकट बिजली जो किसानों को ये देंगे, अभी अनाउंस किया है, उस पर 15,000 करोड़ का खर्चा होने वाला है। और जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यूथ के लिए चालू किया है, उस पर 10,000 करोड़ का खर्चा होने वाला है। तो आप ये पूरा ऐड करें इनके वेलफेयर के, तो यही 1 लाख करोड़ के आसपास आ जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 20% जो आपका टोटल टैक्स कलेक्शन है, वो तो चला गया ये सब योजनाओं के ऊपर में। ठीक है, अब जो बचा हुआ जो पैसा है, यानी 5 लाख करोड़ में से आप ये समझिए 55% पैसा महाराष्ट्र पेंशन, सैलरी और इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहा है। तो आप 20% वहां, 55% यहां, 75% तो आपका इन्हीं सब चीजों में चला गया। तो आप कहां डैम बनाएंगे, कहां रोड बनाएंगे, कहां पुल बनाएंगे? कुछ चीज के लिए 25% पैसे में आप एजुकेशन भी देख लो, हेल्थ भी देख लो, सब कुछ देख लो। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो महाराष्ट्र के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं, और वो छोटी छोटी बैठकें ले रहे हैं। कई बैठकों में मेरे को भी आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और समझाइए लोगों को कि किस तरीके से जो है महाराष्ट्र का पूरा जो बजट, जो फिस्कल कंडीशन है, वो खराब हो गया है। तो महाराष्ट्रन गवर्नमेंट ने तो लाडली बहन योजना के जरिए वोट खरीदने की कोशिश की, पर अगर फिस्कल कंडीशन देखे, बजटरी कंडीशन देखे, तो वो अलाउ नहीं करता है। 75% आपका लाडली बहना इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, पेंशन में चला जा रहा है। 25% आप कहां से राज्य को चलाओगे? तो ये जो चीज है, ये लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन राजीव भाई, जो आप जिससे लाडली बहना से जो लाभान्वित हो रहे होंगे, उनके दिमाग में इतनी लंबी चीजें आती होंगी, या वो तत्काल देखते होंगे नहीं हमें मिल रहा है पैसा? देखिए, आज की डेट में लोग जो है बड़े बुद्धिमान हो गए, पैसे भी ले लेते और वोट भी नहीं डालते। गडकरी जी ने यही तो बोला था ना, जो कंट्रोवर्सी हो गई थी 2014 में, कि कांग्रेस से पैसे भी ले लो और वोट मत डालो। फिर उसके बाद में शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में बोल दिया, पैसे ले लो भाजपा वालों से, वोट मत डालो। तो जनता के जो दिमाग में है वो बैठ गया है कि भाई जो भी सरकार आएगी, पैसे ले लो इनसे, वोट अपने मन से डालेंगे, वोट तुम्हारे कहने से नहीं डालेंगे। तो ये जो एक सोच है कि लुभावने जो ये हैं, क्या बोलते हैं, लुभावने हम ऑफर्स दें और लोग जो है, हाँ, लोग उससे गुमराह होकर वोट हमें दे दें, ये समय अब चला गया। एक्सपोजर बहुत है, लोग बहुत देखते पढ़ते हैं, मोबाइल पे न्यूज सुनते हैं, लोगों का एक्सपोजर लेवल बढ़ रहा है, लोगों को ज्ञान, उनको समझ में आ रहा है कि 1,500 रुपए से देके हमसे वोट, मतलब ये किया जा रहा है, ब्राइब दिया जा रहा है हमसे वोट लेने के लिए। तो पब्लिक जो है, और महाराष्ट्र बहुत ही वेल कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड स्टेट है। महाराष्ट्र के अंदर में यदि आप देखेंगे तो आप पुणे चले जाइए, नागपुर चले जाइए, नागपुर के आसपास के जगहों पे चले जाइए, लोगों का अवेयरनेस लेवल बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो ये सारी चीजों को देख रहे, समझ रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स ये बोलती है कि भाजपा और उसके अलाइड पार्टीज मिलके 100 सीट भी शायद ना जीत पाए, जो मेरी जानकारी है। ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं शिंदे साहब का, इतने सपने देख रहे हैं वो, दोबारा तो आप उनको फिर से एक बियावान जंगल में भेजने की बातें कर रहे हैं। क्या देखिए, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है इन्होंने कि शायद देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है, ये चल रहा है कि नेशनल प्रेसिडेंट के लिए अनाउंस करे। संजय जोशी या देवेंद्र फडणवीस, दोनों महाराष्ट्रियन लोगों का ही नाम चल रहा है कि इनको ही नेशनल प्रेसिडेंट बना के इनका नाम अनाउंस करके जो है
वो हम किसी भी तरीके से जो है सत्ता में आए, सत्ता में, अन्यथा सत्ता इनके हाथ से गई। जी, क्या लग रहा है कि अगर ये आ भी जाते हैं तो कुछ फायदा मिल जाएगा? फायदा क्या ही मिलेगा। और मैंने तो बताया कि पैसे ही नहीं बच रहे इनके पास में, 75% पैसे तो इनके सिर्फ सैलरी, पेंशन और यही सब करने में जा रहे हैं। तो जनता को पैसे देने के लिए तो है ही नहीं। और जो इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, देखिए इन्वेस्टर्स, मेरा ये मानना है, लोगों का, आम जो दर्शक है, लोगों को खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीखना आना चाहिए। अब आप पूछोगे कैसे वो सीखें, तो मैं आपको एग्जांपल दो चार देता हूं। लोगों को जो है ट्रेंड्स, मेगा ट्रेंड्स जो हैं वो पकड़ने आने चाहिए। मेगा ट्रेंड्स कैसे डेवलप होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं, 1980 से लेकर 2020 तक, कोरोना के बाद भी 2021-22 तक ट्रेंड क्या था? ट्रेंड ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लाइन पे है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, नॉलेज सेक्टर जो है, ये चढ़ाव पे है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने 1980 से लेकर 2022 में इंफॉर्मेशन नॉलेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, बम बम हो गए, मतलब जबरदस्त पैसे उन्होंने बनाए। तो अब ये तो हुई पास्ट की बात, बट फ्यूचर के क्या ट्रेंड नजर आ रहे हैं? तो एक ट्रेंड तो यही नजर आ रहा है कि इतने वॉर्स हो रहे हैं लोगों के बीच में, इतने वॉर्स हो रहे, कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहे, कि आने वाले दिनों में जो वेपन इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत फलेगी फूलेगी। आपने देखा कैसे पेजर का यूज करके जो है हमास की चीफ को मार दिया गया। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, आप इनकी कंपनीज पता कीजिए, इंडिया में कौन कौन सी पब्लिक लिस्टेड डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, और यदि आपको वो एक्साइट कर रही है तो आप उसमें पैसा डालिए। ये एक ट्रेंड मैंने आपको बताया। दूसरा ट्रेंड, आबादी इतनी बढ़ रही है, नौकरियां घट रही हैं, परेशानियां तमाम हो रही है, लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज देखिए, वैसे भी फार्मा को जो है वो डिफेंसिव बेट माना जाता है। जब पूरी दुनिया में भूचाल आता है, जब सारे सेक्टर गिरते हैं, जब वॉर होता है, वॉर इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो वॉर इकोनॉमी में जो उभर के जो एक सेक्टर आता है वो है फार्मा सेक्टर। तो आप देखिए कौन कौन सी कंपनीज हैं जो फार्मा में अच्छे ड्रग्स बना रही है, R&D कर रही है, उसमें पैसा डालिए। वॉर इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया, देखिए युद्ध हो गया, युद्ध में क्या होता है, युद्ध में सारी चीजें नष्ट होती है, नष्ट चीजों को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है। रिकंस्ट्रक्शन में क्या लगता है सबसे ज्यादा? कॉपर लगता है, सीमेंट लगता है, आयरन लगता है। तो जब लगता है कि वॉर बंद होगा तो आप ऐसी कंपनीज में डालिए। मैं आपके दर्शकों को स्टॉक के नाम नहीं बता रहा हूं, पर मैं आपके दर्शकों को यह बता रहा हूं कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। यदि आपने ये समझ लिया कि कैसी स्थिति में हमें क्या खरीदना है, तब जाके जो है आपको ना CNBC की जरूरत है, ना राजीव रंजन सिंह की जरूरत है, ना इकोनॉमिक टाइम्स की जरूरत है। आपको सिर्फ ट्रेंड स्पॉट करना है, और ट्रेंड स्पॉट करके आपको उस ट्रेंड के अंदर में घुस जाना है, इन्वेस्टमेंट कर देना 8-10 अच्छी कंपनीज में। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातें आपने बताई, पॉलिटिकल बातें, बाजार की बातें। धन्यवाद, आभार आपका। तो ये थे राजीव रंजन जी, पूरी बात सुनी। आपको कैसी लगी बातचीत? मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।